देश में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख के करीब नए मामले आए सामने तो 1037 लोगों ने तोड़ा दम। बढ़ते मामलों ने फिर बढ़ाई लॉकडाउन की संभावना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एलजी से करेंगे मुलाकात, कोरोना के बिगड़ते हालातों पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में कल रिकॉर्ड 17,282 नए मामले आए थे सामने। यूपी में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों में होगी वोटिंग। 779 पदों के लिए 11,442 उम्मीदवार मैदान में। और बंगाल में आज थम जाएगा 5वें चरण का चुनाव प्रचार। 17 अप्रैल को होगी 45 सीटों पर वोटिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार भारत में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। देश में कोरोना का महाब्लास्ट हुआ है। 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए 1,99,376 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना का महाब्लास्ट हुआ है। एक दिन में कोरोना से 1037 लोगों की मौत भी हो गई है और देश में अब तक 1,40,70,890 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक 14,65,877 कोरोना एक्टिव केस हैं। वहीं देश में 24 घंटों का अगर जिक्र किया जाए तो 93,418 लोग ठीक भी हो चुके हैं और देश में अब तक 1,24,26,146 मरीज ठीक हो चुके हैं अब तक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में अब तक 1,24,26,146 मरीज ठीक हुए हैं और देश में अब तक 1,40,70,000 के पार मामले पहुंच गए हैं। कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना का एक बार फिर से महाब्लास्ट देखने को मिला। लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, संवाददाता दिल्ली हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली के हालात अगर देखे जाएं तो वहां भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है। लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। 55,000 के मामले क्रॉस कर गए हैं। कैसे हालात हैं वहां के? बिल्कुल इस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना की स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। वहीं दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार 13,000 से ज्यादा के आंकड़े आना 24 घंटे के अंदर। तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर सुविधाएं जरूर बढ़ाई जा रही है, मगर जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही है या फिर कहे वैक्सीन का जो वायरस का जो असर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार नाइट कर्फ्यू के ऐलान से भी कहीं ना कहीं जनता को सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में डालना चाहती है और कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगा के रखे और वायरस से बचने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को उपचार करते हुए नजर आए। मगर जिस तरीके से लगातार वायरस का खतरा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है और पिछले 24 घंटे के अंदर 13,000 से ज्यादा के आंकड़े आना चौंकाने वाली स्थिति जरूर है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, क्योंकि बेडों की जो कमी बताई जा रही थी अस्पतालों में वो भी पूरी की जा रही है। लगातार कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अस्पतालों में जाकर खुद मॉनिटर कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि किस तरीके की सुविधाएं मरीजों को मिल रही है, उनसे उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं। मगर लगातार कहीं ना कहीं स्थिति को बिगड़ती हुई को संभालने के लिए केंद्र सरकार और जनता दोनों का सहयोग चाहिए। देखना होगा कि सहयोग किस तरीके से मिल पाता है। तरीके से जो ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जगह जगह जाकर के हॉस्पिटलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन मामले हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों के अभी बाजारों में देखा जाए तो भीड़ लगातार उसी तरीके की दिखती है, लापरवाही बराबर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरीके से जनता के बीच में लापरवाही जरूर है बिल्कुल, और लगातार बाजारों के अंदर भीड़ भी हो रही है। दिल्ली सरकार ने बाजारों के लिए सख्ती बरतने के लिए भी कहा गया था, मगर कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से अभी तक बाजारों के अंदर सख्ती नहीं है, ना ही पुलिस सख्ती दिखा रही है और कहीं ना कहीं सख्ती नहीं दिखाने के कारण जनता जो है वो लापरवाही कर रही है। बाजारों के अंदर बिल्कुल जरूर मुड़ रही है, जिसकी वजह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को थोड़ी सख्ती जरूर करनी होगी बाजारों के अंदर, वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार के कदम से कदम मिलाकर के चलना पड़ेगा। चलिए राजीव, आप नजर बना रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,99,000 और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर अब तो धारा 144 भी लागू कर दी गई है, लगा दी गई है और 1 मई तक ये धारा लगाई गई है। तो लगातार वहां पर जिस तरीके से कोरोना का ये ब्लास्ट देखने को मिल रहा है, सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, बेहद डरावने वाले हैं और हैरान कर देने वाले हैं। आम जनता के साथ ही साथ सरकार के लिए बेहद चिंता का सबब बनते जा रहे हैं कोरोना के ये मामले, और लगातार जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मामले बढ़ रहे हैं। और एक बार फिर से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र मुंबई से संवाददाता हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार अगर महाराष्ट्र का जिक्र किया जाए तो लगातार वहां के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और अब तो मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर धारा 144 भी लगा दी है 1 मई तक। और क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? योगी जी, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार लगातार कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए तमाम प्रावधान लगा रही है। जिस तरह से सबसे पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, उसके बाद जो है मुंबई में 14 अप्रैल से लेकर 1 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि लॉकडाउन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से तमाम कड़ी पाबंदियां लगाई गई है उसको लॉकडाउन के नाम से ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कर रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई वालों के साथ जिस तरह से अधिष्ठा किया वो कहीं कहीं गलत है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल चिंतित है कि किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार लगातार तमाम कड़ी पाबंदियों के बीच ये बता रही है कि किस तरह से कोरोना की चेन तोड़ा जाए और पाबंदियों को लागू रखा जाए। हालांकि ये भी मीटिंग लगाई जा रही है कि आने वाले समय में इस लॉकडाउन को और भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लॉकडाउन का आपने जिक्र किया, हालांकि लॉकडाउन नहीं है ये, आपको बता दें कि धारा 144 लगाई गई है। महाराष्ट्र में कहीं पर भी, मुंबई में कहीं पर भी एक साथ 5 लोगों से अधिक एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अब वहां पर जो चाहे फिल्म की शूटिंग का जिक्र करें, चाहे सीरियल की शूटिंग का जिक्र करें, अब वो भी महाराष्ट्र के दायरे में नहीं होगी, मुंबई से अब वो बाहर होंगी। तो लगातार जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं फिल्म जगत के लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी इस कोरोना काल के दौरान काफी नुकसान, खामियाजा कहें तो भुगतना पड़ रहा है और उनको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी योगेश, देखिए जिस तरह से पिछले 2020 में करीब 9 से 10 महीने मुंबई पूरी तरह से लॉकडाउन में रही। ऐसे में तमाम व्यवसाय, रोजगार, होटल, कारोबार सारे बंद रहे। एक बार फिर से जब कोरोना की दूसरी लहर आई, फिर से महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिनों का जिस तरह से कड़े पाबंदियां लगाई है, उससे लिहाजा काफी नुकसान होने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में नुकसान है वो कहीं ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, लोगों में खासा इस तरीके से सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कड़े नियम, पाबंदी लगा रही है। चलिए आप नजर बना रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। तो लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों और कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों से संवाद किया और उन्हें इस लड़ाई में जन भागीदारी में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ करार दिया है। एक बार फिर जांच, संपर्क और उपचार करने के फार्मूले के तहत जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार टीकों की पर्याप्त उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए इस संवाद में प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि टीकाकरण के साथ साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मूल्य और दायित्व सबसे बड़ी ताकत है। तो महाकुंभ में मेष संक्रांति की शाही स्नान के साथ सन्यासियों का कुंभ भी पूरा हो गया है। वहीं एक संत ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को मेला प्रशासन की ओर से दी गई सुविधाएं वापस लेने का आग्रह किया है। बृहस्पतिवार से कई सन्यासी छावनियां छोड़कर शुरू कर देंगे। वहीं कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच कुंभ समापन की अटकलें भी तेज होने लगी हैं। दरअसल हरिद्वार में बीते 3 स्नानों पर 49,31,343 संत और श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। इनमें से 1,854 श्रद्धालु, संत और मेले से जुड़े कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोविड के साए में कुंभ आयोजन के साथ ही स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर भी सवाल उठने पर मेला पुलिस ने बुधवार को आंकड़े जारी किए हैं और पुलिस ने के मुताबिक मकर संक्रांति से लेकर मेष संक्रांति के शाही स्नान तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई।
तो उधर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि वो शख्स एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को 16,000 रुपए में बेच रहा था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस इंजेक्शन की भारत में काफी डिमांड है। बता दें कि इंदौर में कोरोना फिर से कहर बरपा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन को कारगर बताया जा रहा है, इसलिए उसकी मांग बढ़ती ही जा रही है और एक इंजेक्शन को लेकर मारामारी हो रही है। कोरोना पीड़ितों के परिजन सुबह से लेकर शाम तक धूप में खड़े होकर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस दौरान इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में एमआईजी पुलिस को एक पीड़ित ने सूचना दी थी कि एक व्यक्ति ने उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचने के लिए आ रहा है और सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल फैलाया और आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तो एमपी के निवाड़ी में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसके चलते ओरछा के राम राजा सरकार मंदिर परिसर में तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं में भारी कमी देखने को मिली है। कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय व्यापारियों को कामकाज चौपट हो गया है और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुबे जी, क्या है आपका जो किस तरीके से दुकानें चल रही हैं इस समय राम मंदिर पे? इस समय कोरोना वायरस के चक्कर में दुकानदारी नहीं हो रही है। 6 बजे लॉकडाउन लग जाता है। तो क्या इस समय आपकी हालिया स्थिति क्या है? हालिया स्थिति ये है कि पैसे खर्च को नहीं है, परेशानी है, उधार लेके खाना पड़ता है कभी कभी। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील करेंगे कि ये लॉकडाउन ख़त्म किया जाए और दुकानदारी होने दो सबकी। कोरोना की दवाई मंगाओ। और फेमस पूरे अपने मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है ओरछा। टूरिस्ट और धार्मिक और पर्यटक की इस समय कितने पर्यटक आ रहे हैं? चूँकि पिछली साल से इंटरनेशनल फ़्लाइटें बंद होने के कारण यहाँ पे विदेशी फॉरेनर तो टोटली बंद हैं। उसके बावजूद भी जो कुछ देसी पर्यटकों से यहाँ पे आवागमन और टूरिस्ट चलता था, वो पिछले अभी महीने से जब से लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और टूरिस्ट ना के बराबर रह गया है। और चूँकि यहाँ स्पेशली राम राजा मंदिर है और मंदिर से ही धार्मिक और देसी टूरिस्ट का आना होता है, मंदिर बंद होने की वजह से यहाँ पर लगभग सभी व्यापारियों को अपनी रोजी रोटी की और आजीविका पालन करने की स्थिति खराब हो गई है। आम खर्चे भी निकालना बड़ी मुश्किल। आप सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही उम्मीद है कि जो मध्यम वर्गीय छोटे दुकानदार भाई बंधु हैं, उनके लिए कम से कम इस तरीके का आर्थिक पैकेज सरकार के द्वारा दिया जाए, जिसके द्वारा उनको अपनी रोजी रोटी नहीं लेकिन स्वयं की। उधर पंजाब के पटियाला में तेज रफ्तार कार में आग लग गई। आग की भनक लगते ही कार में सवार 2 लोग तुरंत कार से उतर गए। कार सवारों के उतरते ही आग ने पूरी तरह कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार कार से उतर गए और मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दे दी गई। पर जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई थी। ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਥੋੜੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ इंदौर में रोजाना कोरोना मरीजों के ग्राफ में बढ़ोतरी शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इसी कड़ी में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को लेकर रेजिडेंसी कोठी पर एक संयुक्त बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों को सभी सुविधाओं को लेकर पर्याप्त व्यवस्था के लिए टीम बनाकर सुविधाओं की पूर्ति के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी मरीज को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं कलेक्टर का कहना है कि इंदौर ही नहीं बल्कि कई राज्यों में भी ऑक्सीजन का अभाव है, लेकिन इंदौर में इसकी पूर्ति के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज श्रम विभाग की, उद्योग विभाग की और निगम के जड़ों के साथ एक टीम्स बनाई गई हैं एसडीएम के नेतृत्व में,
अभी हम लोगों ने कुछ सिलेंडर्स निकाले थे, लगभग 500 सिलेंडर्स हम लोग 600 सिलेंडर्स निकल के आए थे, जिसमें ऑक्सीजन भर करके हम लोग अस्पतालों को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ाई जा चुकी है, बेड कैपेसिटी बढ़ गई है, उसी मान से और पूरे प्रदेश से पेशेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं अस्पतालों में, ऑक्सीजन डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए सिलेंडर्स की आवश्यकता बहुत है। सिलेंडर्स अगर मिल जाते हैं तो उसको हम लोग अलग अलग सोर्सेज हैं हम लोग के पास में, जहाँ से भर के जो 600 सिलेंडर भी रिसेंटली मिले थे उससे बहुत राहत मिली अस्पतालों को। हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं कि अलग अलग जितने भी ऑर्डर कर दिया है हमने, जिसमें कि उद्योगों के लिए बाध्यकारी हो गया है कि जो भी उनके यहाँ सिलेंडर रखे हुए हैं वो हमारी जो एसडीएम टीम्स बनाई गई हैं आज, जिसमें कि लेबर डिपार्टमेंट के भी हैं, श्रम विभाग के। हरियाणा के पलवल में विधायक दीपक मंगला ने सल्लागढ़ में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और विधायक ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में देश के सामाजिक आर्थिक समेत तमाम सामाजिक क्षेत्रों में काम करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। उनकी प्रेरणा को हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ग्रहण करना चाहिए, जिससे समाज में फैली हुई बुराइयां दूर हो सके। बाबा साहब ने जो प्रेरणा सारे समाज में उस समय दी, वही प्रेरणा हमारी आने वाली नस्लों को मिले, समाज में फैली हुई बुराइयां दूर हों, समाज में गरीबों के उत्थान के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां काम करे और समाज बाबा साहब ने जो मार्ग उस समय दिखाया गरीबों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, उसी मार्ग पर हमारी आने वाली पीढ़ियां चल करके। फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल में कोरोना की आशंका के बाद लोग अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंचते हैं और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाह कर्मचारी की बदौलत कोरोना से ग्रस्त लोग कई घंटों तक अस्पताल के प्रांगण में इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कर्मचारियों के बदौलत कोरोना की जांच करवाने आ रहे लोग भटकते दिखाई दे रहे हैं। वो एक रिपोर्ट थी यहाँ पे करवाया था कोरोना कोविड का। अच्छा। लड़की का, मेरी लड़की का जी। तो उसके लिए चाहिए था। रिपोर्ट मिल गई आपको? रिपोर्ट तो मिली नहीं। सुबह जब आए थे तो क्या कह रहे थे ये लोग? कह रहे थे छुट्टी है आज कुछ नहीं मिलेगा इनको, आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिपोर्ट किस लिए चाहिए आपको? और लड़की के ऑफिस में जमा करनी है। अच्छा। हाँ। अभी अब कंप्यूटर पे आकर के ये काम कर रहे हैं ये लोग, दिखा रहे, रिपोर्ट दे दी इन्होंने? हाँ, रिपोर्ट वो दिया है, केवल दिखाया कि पॉजिटिव या नेगेटिव है क्या बस। और प्रिंट चाहिए उसके लिए हमें, तो प्रिंट चाहिए। प्रिंट नहीं दे रहे? प्रिंट नहीं दे रहे। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेनी है। कोविड की टेस्ट मिल गई आपको? अभी फिलहाल अभी तो कुछ बता नहीं रहे। क्या कह रही है लोग? वैसे छुट्टी है आज। छुट्टी कब की रिपोर्ट है आपकी? वैसे 12 की है, 12 की। 12 तारीख की। तो दे क्यों नहीं रहे, क्या बता रहे हैं? छुट्टी बता रहे हैं। छुट्टी बता रहे हैं? तो कोई और उनके जगह और कोई नहीं है रिपोर्ट देने वाला कि हाँ? अभी ऐसा तो कुछ पता नहीं है, उस ऑफिस में बता रहे हैं, सामने वहाँ तो कोई है नहीं। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर? मेरे को हो गया 2 घंटे। आधे घंटे हो गए। हरियाणा के फतेहाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद तमाम मैरिज पैलेस में शादी समारोह चल रहा था और इसी कड़ी में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने को लेकर फतेहाबाद के 2 मैरिज पैलेस में छापेमारी कर दी। शादी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और इस दौरान कुछ बारातियों ने छापेमारी करने आई पुलिस और निगम के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी भी की। प्रशासन ने मैरिज पैलेस के मैनेजर समेत शादी में शामिल सभी लोगों के नाम नोट कर लिए और मैरिज पैलेस को खाली कराया। पूरे हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का। लेकिन अभी एसडीएम साहब का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि 2 मैरिज पैलेस में शादी चल रही है, आशीर्वाद पैलेस और मंत्रा पैलेस। तो हमने इनमें दोनों जगह मौका देखा और दोनों जगह में शादी चल ही रही थी, तो इनके हमने नाम नोट कर लिए हैं और इसके और मैरिज पैलेस के मालिक का और जो लड़का लड़की है उनके भी सभी के, और हमने एक रिपोर्ट बना ली है सुबह। हरियाणा के पंचकूला में लोगों ने टीका उत्सव के चौथे और अंतिम दिन कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई और इस मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि उसने आज दूसरी डोज लगवाई है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं, लोगों को वैक्सीन का लाभ उठाना चाहिए। मुझे वैक्सीन लगवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी ये 2nd डोज है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम बहुत खुश हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। हम यही चाहेंगे कि हर किसी को
वैक्सीन लगवानी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से लागू 3 कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों ने कई फैसले लिए हैं। दरअसल आंदोलन पर जाट राजनीति का टैग लगने के बाद किसान अब इसे अन्य वर्गों तक भी पहुंचाने की कोशिश में हैं। इसी के तहत आज रोहतक नई अनाज मंडी स्थित किसान भवन में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल के नेतृत्व में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई और इस मौके पर भाकियू नेता बल्लू प्रधान ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति के नहीं बल्कि सभी समुदाय के नेता थे। उन्होंने हमेशा किसान व खेतीहर मजदूरों की लड़ाई लड़ी। आज हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके द्वारा लिखा संविधान आज देश के प्रगति और उन्नति में सहायक है। हमें गर्व है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के रिकॉर्ड भी उनके नाम है। तकरीबन हमारे डिम्पल भाई आगे प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। हमारे साथ वो सेक्रेटरी साहब से मिले थे। हमारे को इन्होंने यह आश्वासन दिया था अगर भाई कोई किसी भाई की रजिस्ट्रेशन हो रही है या ना हो रही है, नहीं रजिस्ट्रेशन किसी की हो रही तो उसकी कमेटी डीसी साहब ने लक्ष्य बढ़ाई है। वो सारा काम ये करवा के हर एक किसान की ये फसल खरीदने लग रहे हैं। उठान ठीक हो रहे हैं, उठान बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मेरा भाई डिम्पल आ रहा है, वो बता देगा सारी बात है। और मैंने एक वादा किया था आज से 2-3 महीने पहले, अगर मैं अपनी फसल सरकार को एक भी दाना नहीं दूंगा। मैंने अपनी सारी फसल गरीब भाइयों में और गौशाला में दान कर दी है। मैंने सरकार को एक भी दाना नहीं दिया है। मंडी के प्रेसिडेंट मेरे भाई आ रहे यहाँ, ये बता देंगे मेरा ट्रैक्टर ट्रैली मंडी के अंदर नहीं आया। सरकार के फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि हमारा तो 8 ATM होता था आधी रात का। बात में ब्याह में छूछे कुमारी में बीमारी मारती काम आ जाता। सरकार के तो ये कानून जो है ना इन्होंने बनाए हैं, पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा सीधा। अब किसान के पास में पहले कर्ज है बैंक का, अब बैंक में फसल जाएगी तो और काट लेगा अपना। लेकिन हमारा अगर KCC का होता था तो 2 लाख की कमी रहेगी, आड़ती पे पैसे ले लेते थे, उसको क्लियर कर देते थे, उससे उठा के हमारा काम चल जाता। क्योंकि किसान गरीब होता है, कर्जवान पहले से हैं। अब आड़ती किसान की मदद कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास तो फसल जा नहीं रही, उसके तो पास से तो पेमेंट आ नहीं रही, पेमेंट तो सीधी खाते में गिर रहे। ये इस बात की बात करेंगे इसकी सरकार। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण पर मतदान होना है। पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 779 पदों के लिए 11,442 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की आज से शुरुआत हो चुकी है और लगातार जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही थी कोरोना के बढ़ते मामलों को देख करके सरकार द्वारा फैसला लिया जा सकता है या चुनाव को टालने की प्रक्रिया की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज से चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की आज शुरुआत हो चुकी है। 18 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में आज मतदान हो रहा है। तो लगातार जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं और आज मतदान भी शुरू हो गया। हरियाणा में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। यहां आए दिन चोरी, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला अंबाला के सुभाष चौक से सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने जान से मारने की नियत से सुभाष चौक के पास 11वीं कक्षा के छात्र को तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले के दौरान छात्र बुरी तरह घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नाजुक हालत में छात्र को PGI चंडीगढ़ में भर्ती करा दिया और वहीं 2 घंटे के भीतर ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर पुलिस ने भेज दिया है। वो 2 उतर के बाइक में 2 आए और एक चला रहा था, वो भाग गया था जो चला रहा था। एक बाइक पे थे 2 लड़के? हाँ जी, 3 लड़के थे। एक बाइक पे? हाँ जी, एक बाइक पे 3 लड़के। जो काफी लड़के थे वो स्कूल के बाहर थे, वहाँ से भाग रहे थे। 3 थे? भाग गए थे वो। क्या ले रहे थे हाथ में वो? गंडासी ले रहे। गंडासी? गन्ना काटने वाली, वो पाट ली लंबी वाली? ये 1-2 गन्ने काटने वाली ले रहे, वो एक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। देखिए, कल 1 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली कि सुभाष चौक नारायणगढ़ पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस मौके पे गई, घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया और तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और हमने तुरंत मुलजिमों का
जो आरोपी थे उनका सुराग चला। हरियाणा के फतेहाबाद में देवीलाल मार्केट से एक बाइक चोरी का मामला सामने आया है। एक दुकानदार जो पुरानी मोटरसाइकिलों को खरीदने और बेचने का काम करता है, उसकी दुकान में कई मोटरसाइकिल थे। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 15 बाइक दुकान के अंदर बताई गई हैं, जिनमें से एक बाइक नहीं मिली। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर बाइक चुराने का काम किया। पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और अब पुलिस जांच में जुट गई है। तो एमपी में भोपाल एम्स में 19 अप्रैल से साधारण मरीजों की ओपीडी में इलाज नहीं मिलेगा। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से एम्स प्रबंधन ने इसका फैसला लिया है और इस दौरान ओपीडी में सिर्फ इमरजेंसी के मरीजों का इलाज किया जाएगा। इससे गैर कोरोना मरीजों की दिक्कत बढ़ सकती है। बता दें कि एम्स भोपाल में हर दिन करीब 3000 मरीज ओपीडी में आते हैं और इसके अलावा अन्य जिलों के मरीज भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि ओपीडी की वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा कोरोना मरीजों के लिए एम्स में बिस्तर बढ़ाए जाने हैं और ऐसे में अतिरिक्त चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। इस कारण ओपीडी बंद की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।